तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, और अर्थशास्त्र जो कि इकोनॉमिक्स इंग्लिश में बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे जिसको इंग्लिश में इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें काफ़ी अंतर है, उसके बारे में समझेंगे, अलग अलग करके दोनों के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज का जो दिन है वो धनतेरस का दिन है और परसों है दीपावली। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर आप सभी सबों के बीच हमने पेश किया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को, जो कि धन से संबंधित है, जो कि आज धनतेरस का दिन है, और अर्थशास्त्र जो कि धन से संबंधित विषय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आज, अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम पहले समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में देखिए, बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम यही कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है कि मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें आर्थिक गतिविधि में क्या आते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो मानव द्वारा वैसी सारी गतिविधियाँ जिसमें लाभ या हानि के तत्व विद्यमान रहते हैं, यानी कि मानव द्वारा वैसी सारी गतिविधियाँ, मानव द्वारा वैसी सारी आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें लाभ और हानि का तत्व विद्यमान रहते हैं, यानी कि क्या जो आर्थिक गतिविधि है उसमें कहा जा सकता है कि कोई चीज़, जैसे कि कोई चीज़ हम खरीदे या बेचे, उसमें क्या हमको हानि या लाभ हुआ उसके बारे में जानना, जो जानकारी मिलती है हमको, उसी से हम आर्थिक गतिविधि को समझते हैं। और आर्थिक गतिविधि जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो चलिए हम आर्थिक गतिविधि के बारे में जाने हैं और अर्थशास्त्र के बारे में जाने हैं। तो अर्थशास्त्र के साथ साथ हम अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था है ही, लेकिन साथ जो कि अर्थव्यवस्था एक वर्ड है, जो कि अर्थव्यवस्था एक वर्ड जो है वो अधूरा है। अर्थव्यवस्था जो कि एक वर्ड है, अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी, वो अधूरा वर्ड है। जब तक किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का अगर अर्थव्यवस्था के पहले अगर नाम नहीं जोड़ा जाए तो वो अर्थ पूरा नहीं होगा उसका, अर्थव्यवस्था का। यानी कि मान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के सामने हम क्या जोड़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, रशियन अर्थव्यवस्था, ऐसे जोड़ के हम अर्थव्यवस्था को जानते हैं कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा वर्ड है। उसको पूरा करने के लिए किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम अर्थव्यवस्था वर्ड के पहले लगाना पड़ेगा, तो ही हम अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था वही होता है कि अर्थव्यवस्था में हम किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का सभी आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, सभी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं हम। जैसे कि किसी देश और किसी क्षेत्र का जो कि सभी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जो भी हम जिसको हम परिभाषित करते हैं, सभी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में उसको हम परिभाषित करते हैं, उसी को हम अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो आर्थिक क्रिया क्या होता है, यहाँ पे आया है कि अर्थव्यवस्था में कि सभी आर्थिक क्रियाओं, किसी देश या किसी क्षेत्र के सभी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में हम उसे परिभाषित करते हैं। तो आर्थिक क्रिया में क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। तो वास्तव में हम जानते हैं कि आर्थिक क्रिया में व्यापारिक क्षेत्र आता है, और साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ आपको घरेलू क्षेत्र आता है। उसके साथ साथ सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग होता है, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण से संबंधित है। जो कि आर्थिक क्रियाएं जो इसमें आते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें व्यापारिक क्षेत्र आते हैं, घरेलू क्षेत्र आते हैं, सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग होता है, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का, इसमें उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित सभी दस्तावेजों को इसमें रखा जाता है आर्थिक क्रिया में। तो आर्थिक क्रिया जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है, आर्थिक क्रिया किससे संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो आप समझ चुके होंगे कि आर्थिक क्रियाकलापों और अर्थव्यवस्था किस तरह से एक दूसरे में जटिल संग्रह बनाकर चलता है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, जो कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसमें जो हम एग्जाम्पल जो समझाए हैं आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का, उसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। जो हम बोले हैं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामों के लिए भी आई है, और इसको आप अलग अलग भाषाओं में अपने तरीक़ा से स्वयं आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र को। तो मेरा जो ओपिनियन था उसके बारे में आप लोगों को मैंने समझाया है। तो चलिए अब समझते हैं हम, जैसे कि आर्थिक के अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र जो कि जिसके बारे में हम समझे हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो कि बांटा गया है, इसको अलग अलग अर्थव्यवस्था को कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि अच्छा से इसका संचालन किया जा सके। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए कि इसको किस तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष, तो यहाँ पे देख
देख सकते हैं इधर से कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। यानी कि निजी क्षेत्र माने होता है प्राइवेट क्षेत्र, और बाजार, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष माने सापेक्ष जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी दूसरे पर आश्रित होना, आश्रित है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है, जिसमें है पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड राज्य अर्थव्यवस्था को बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए आप सभी इसका जो अर्थव्यवस्था का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रकार था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो उसके बारे में जो कि आप लिखा हुआ है तो उसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, जो कि टॉपिक वाइज समझेंगे। पहले समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था समझेंगे, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम समझेंगे। तो चलिए अभी समझते हैं सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं, जो कि पहला हमको पढ़ना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझना है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लिखा गया है कि इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। यानी कि इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और इसको किस कीमत पर बेचना है, ये सभी बाजार के द्वारा नियंत्रित होता है, न कि सरकार के द्वारा। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, यानी सरकार के द्वारा कोई भी इसमें आर्थिक रुपया पैसा का लेन देन का भूमिका नहीं होता है सरकार के द्वारा। इसमें जो भी करेगा तय वो बाजार के द्वारा तय करेगा, जो कि इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर इसे हम बेचेंगे, ये सब बाजार के द्वारा तय किया जाता है। तो चलिए आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में समझे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदान देने वाले के अर्थशास्त्री थे जिनको हम एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के हम जनक जो कि एडम स्मिथ को ही मानते हैं। तो एडम स्मिथ का एक पुस्तक था, किताब था, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तब द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि बुक था उनका एडम स्मिथ का, उनमें उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम स्रोत के बारे में चर्चा किया था, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि बुक है एडम स्मिथ का, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत को सम्मिलित है उसमें। चलिए आज हम समझे होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में, समझते हैं कि राज्य अर्थव्यवस्था में हमें क्या जानना है। चलिए अब हम आगे समझते हैं राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है, जो कि दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था। तो चलिए राज्य अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है उसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कि इस राज्य अर्थव्यवस्था में कहा गया है कि इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ है। यानी कि इससे जो कि राज्य अर्थव्यवस्था जो है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोकप्रियता के विरोध में हुआ है। यानी कि इसका मतलब ही हुआ कि आर्थिक राज्य अर्थव्यवस्था जो है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो कि लोकप्रियता के विरोध में हुआ है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो कि उस समय जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिसका नियंत्रण कौन करता था, उत्पादन क्या करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, उसे बाजार नियंत्रण करता था। तो सरकार से इससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता था, सरकार को इससे लॉस होता था। तो इसी के चलते सरकार ने एक और अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिसे हम राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो सरकार के द्वारा राज्य अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया, उत्पत्ति किया गया, जिससे कि उस सभी का जो फैसला कर सके वो सरकार के द्वारा किया जा सके, उस क्षेत्रों का जो फैसला किया जा सके, सरकार का भी उसमें योगदान रहना चाहिए। केवल बाजार पर ही अर्थव्यवस्था नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, जो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको नहीं चलाया जा सकता है। तो इसके लिए 3 प्रकार में बांटा गया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो राज्य अर्थव्यवस्था में वही है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार नियंत्रण करता था सभी चीज़ों को, और इसमें सरकार के द्वारा नियंत्रण होगा जो कि राज्य अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए कि इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार इस पर शासन करता है, केंद्र के द्वारा इस पर शासन होता है, केंद्र के द्वारा इस पर
इसका अधिपत्य जो है केंद्र के माध्यम से होता है, नियोजन इसका केंद्र के माध्यम से होता है इस अर्थव्यवस्था का, राज्य अर्थव्यवस्था का। और जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, गैर बाजारी यानी नहीं बोले आपको कि बाजार से इसमें कोई मतलब नहीं है, ये गैर बाजारी सरकार के द्वारा इसका संचालन होता है। तो चलिए अब आप समझ चुके होंगे राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में, तो अब आगे समझते हैं हम। तो राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझे होंगे, तो राज्य अर्थव्यवस्था में कुछ और आगे समझते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग शैली में नजर आते हैं, जो कि राज्य अर्थव्यवस्था है जो कि दो अलग अलग शैली में नजर आते हैं। तो उसके बारे में समझते हैं कि जो कि सोवियत संघ के ज़माने के और 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो कि सोवियत संघ जो कि विघटन हो गया 1991 में, उसका विघटन हुआ 15 देशों में सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ जिस समय था एकजुट था, उस समय का जो उसमें अर्थव्यवस्था था, और चीन के 1985 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में समझते हैं। तो सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था वो समाजवादी अर्थव्यवस्था था, और इसका जो चीन का जो अर्थव्यवस्था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था को इस तरह से हम संदर्भित करते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इस पर सामूहिक नियंत्रण रहता है तथा सरकार का उस पर संचालन होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि सामूहिक उस पर नियंत्रण रहता है और सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उसके सभी संपत्तियों पर सरकार का संचालन होता है, सभी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन में होता है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं राज्य अर्थव्यवस्था को। अब चलेंगे अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में समझते हैं आगे, जो कि तीसरा पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से पहले हम एक बात और जानना चाहते हैं जो कि राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसके बारे में जानते हैं। और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में आगे समझते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य अर्थव्यवस्था को, जो जर्मनी के एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, जर्मनी का एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। और राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आया, और जो कि 1917 में वो बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आया राज्य अर्थव्यवस्था, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो इसका सबसे पहले राज्य अर्थव्यवस्था का कार्ल मार्क्स दार्शनिक के द्वारा सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया गया, इसके सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया राज्य अर्थव्यवस्था का। और राज्य अर्थव्यवस्था जो कि सोवियत संघ में 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद नजर आया, और चीन में है 1949 में, चीन में है 1949 में सामने आया, चीन में। तो चलिए आप राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में समझे हैं, जो कि अब आगे समझते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमको ही देखना है, इसमें लिखा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में तो आपको हम समझाए हैं, और साथ ही साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार का नियंत्रण होता है। तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण जो है इसमें शामिल रहता है मिक्स अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो अगला पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इनमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। यानी इसमें जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद क्या होता है, तो उपनिवेशवाद जो कि एक शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर किस दबदबा बनाकर उसके संसाधनों का उपयोग करना, उसके सभी मटेरियल को, उसके सभी इक्विपमेंट्स का दबदबा के रूप में वर्चस्व करना, रंगदारी जलाना, उपनिवेशवाद का मतलब होता है। किसी देश पर, किसी राष्ट्र पर अगर हम शक्तिशाली राष्ट्र है तो कमजोर राष्ट्र को हम दबदबा बनाएंगे कि चलो तुम मेरे अंदर अधीन में काम करो, हमको तुम जितना भी मटेरियल अपने देश में जाकर उसके देश में जाकर उस पर दबदबा बनाकर उसके सभी संसाधनों का उसके बिना मर्जी से उसका उपयोग करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद, इसके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश
शामिल है। तो चलिए अब आगे हम समझ चुके हैं, हम अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स के बारे में समझे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से डिफाइन किया गया, और अर्थशास्त्र के बारे में भी समझे हैं। तो चलिए आज हम अर्थव्यवस्था को किस तरह से बांटा गया उसके बारे में भी समझे हैं। तो चलिए आज हम समझ चुके हैं, अर्थशास्त्र के जो परिचय के रूप में समझे हैं अर्थव्यवस्था को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के परिचय के रूप में समझे हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझे हैं। तो चलिए अब आगे हम समझेंगे, अगली वीडियो बनाकर अर्थशास्त्र के अलग अलग टॉपिकों के बारे में समझेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक में हम समझाएंगे कि क्या क्या इसका मेन जो VVI एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे हम अर्थशास्त्र भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में लेकर आएंगे, जो कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेगा, जो भी पॉइंटेड रहेगा उसमें हम आपको समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।